हेलो। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। पहली बात तो ये कि अगर आपको ये जो हमारी यूट्यूब क्लासेस होती है इसकी जो पीडीएफ फाइल होती है वो चाहिए होगी तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, और अबाउट सेक्शन में भी जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो वो लिंक दे रखा है। ठीक है। तो बात करते हैं कि अपनी जो भर्तियां अपनी सारी ऑन द वे है लगभग। आपकी पटवारी को तो कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। फॉरेस्ट गार्ड को भी आई होप मिल सकती है, दिसंबर तक या नवंबर अक्टूबर तक इसको जो है मंजूरी मिल सकती है, चांस है। लेकिन बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करती है। ठीक है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। आप पटवारी वाले का इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी तक होना कन्फर्म है एग्ज़ाम पटवारी का, और इसकी जो फॉर्म फिल है वो लगभग अक्टूबर में हो जाएंगे, और 1-2 महीने इनको प्रोसेस में ले जाते हैं अब सेंटर चूज़ करने में। और लगभग पटवारी में आपसे ये उम्मीद है कि 5 लाख तक जो स्टूडेंट है वो इस बार बैठने की उम्मीद है। तो कंपटीशन आपका हाई होगा। आप अपनी तैयारी बिल्कुल ठीक अच्छी तरह से और प्रॉपर तरीके से रखिए, क्योंकि जो कंपटीटर है वो इस बार बहुत ज़्यादा हाई है, और ऊपर से आपकी ये वैकेंसी आ रही है 4 साल बाद। ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड वाले भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आपने अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है सिर्फ। ठीक है। आप रनिंग करते रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि भर्ती तो आनी ही आनी है। और जब भर्ती आए तो आपकी तैयारी ऐसा होना चाहिए कि आपके पास एक्सक्यूज़ ना बचे कि जो मेरा एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हुआ या मेरा ग्राउंड जो वो क्लियर नहीं हुआ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बोलता है कि निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है? मध्य स्वर कौन सा इनमें से आपको ये बताना है। ठीक है। तो बात करते हैं हम स्वरों की। तो सबको पता है कि स्वर के 3 बोध होते हैं। कौन से? एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, ठीक है, और एक होता है आपका प्लुत स्वर। ये 3 होते हैं। ये तो हो गया आपके नॉर्मल स्वरों के भेद। लेकिन एक और होते हैं स्वर कि आपके जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, वो आपको बताता हूँ आज मैं। ठीक है। तो जीभ के आधार पर जीभ के आधार पर जीभ के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है आपका अग्र स्वर होगा। ठीक है। फिर होगा आपका मध्य स्वर। ठीक है। उसके बाद होगा आपका कौन सा? पश्च स्वर। ठीक है। 3 होंगे। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं आपके? अग्र स्वर में ई आएगा आपका, बड़ी ई, छोटी ई। ठीक है। दोनों ई आएगी, ए आएगा और ए आएगा। ठीक है। मध्य स्वर में आपका क्या आएगा? अ आएगा। ठीक है। और पश्च स्वर में आपके कौन कौन से आएंगे? ध्यान से देखना आप। आ आएगा। ठीक है। ऊ आएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ दोनों आएंगे। ठीक है। ओ आएगा और औ आएगा। ठीक है। ये जो 5 आपके पश्च स्वर में आते हैं। तो अब आप अपना आंसर जो है वो खुद टिक कर सकते हैं। ठीक है। बोलता है कि निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है? तो मध्य स्वर पूछा तो ये आपका मध्य स्वर है। यहाँ पे कौन सा मध्य स्वर है? जो यहाँ पे ये मध्य स्वर है। आ कौन सा स्वर है? यहाँ पे देखिए आप, आ जब आपका पश्च स्वर है। ई कौन सा स्वर हो गया अब आपका? ई अग्र स्वर, और छोटी ई, बड़ी ई दोनों ये अग्र स्वर हो गए। ठीक है। तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दी जाती है यहाँ पे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि निम्न में से कौन सा अघोष व्यंजन है? सबसे पहले मैं आपको एक तालिका लिख के देता हूँ क वर्ग की। ठीक है। इसी से समझाता हूँ आपको कि अघोष कौन से होते हैं। क वर्ग की तालिका क, ख, ग, घ, अंग। और वर्ण कौन से होते हैं? ये वर्ण ध्वनि कौन सी है? ये कंठ। कंठ है जो ये ध्वनि है इसकी। ठीक है। आपने ऐसे याद रखनी है। अब अघोष कौन से होते हैं? तो वर्णमाला के फर्स्ट 2 अक्षर जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं? अघोष होंगे। ठीक है। और ये लास्ट 3 क्या होंगे? ये होंगे घोष या सघोष। ठीक है। लास्ट 3 घोष या सघोष होंगे। ऊपर से 3 आपके ऊष्म वर्ण कौन से? श, श और श, ये भी आपके अघोष है। और यहाँ पे एक ऊष्म वर्ण ह जो है वो किस में आता है? घोष में। और य, र, ल और व ये अंतस्था व्यंजन है। और ये अंतस्था व्यंजन भी किस में आते हैं? आपके घोष या सघोष में। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अघोष है? तो अघोष कौन सा है? यहाँ पे देखिए आप, क, ख। ठीक है। 2 आते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए त, थ, ये वर्णमाला के जो आपकी जो वर्ग तवर्ग का जो फर्स्ट लेटर है। तो फर्स्ट लेटर किस में आता है आपका? ये आता है आपका अघोष में। ट, ठ, ड ये थर्ड है। त, थ, ध ये भी थर्ड है। ये पंचम अक्षर है। ठीक है। तो त जो आपका ये क्या है? अघोष है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि जो शब्द किसी दूसरी भाषा से लिए गए उन्हें क्या कहते हैं। अब आप इसका आंसर करेंगे कि जो शब्द किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं उन्हें क्या कहेंगे। उन्हें आगत कहेंगे, ठीक है, उन्हें देशी कहेंगे, उन्हें योग्य कहेंगे, उन्हें संकर कहेंगे। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से लिए गए हों। देशी कौन से होते हैं, जो देशी शब्द होते हैं, जैसे आपका लोटा हो गया, ठीक है, लोटा हो गया। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, खंडों से बने होते हैं, ठीक है। संकर शब्द कौन से होते हैं, संकर शब्द जो होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं, दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं, वो कौन से होते हैं, संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल प्लस गाड़ी, रेल आ गया आपका इंग्लिश का शब्द और गाड़ी आ गया आपका किसका, हिंदी का शब्द। तो ये कौन सा शब्द हुआ, ये हुआ आपका संकर शब्द। संकर शब्द पूछे जाते हैं, ठीक है। और अभी जिस हिसाब से आपका फॉर्म भरे जाएंगे पटवारी के, जिस भी एग्जाम के, कंपटीशन हाई रहेगा आपका। 2 साल बाद आपकी वैकेंसी आ रही है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना लाजमी है, ठीक है। अब पूछा कि जो शब्द किसी दूसरी भाषा से लिए गए तो उनको क्या कहेंगे, ओबेसली आगत कहेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आपने बताना कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो आपने कैसे पहचानोगे आपके, जैसे मकई, मकई की क्या की जाती है, मकई की क्या है, की स्त्रीलिंग है, मकई की खेती की जाती है, ठीक है। सरसों की भी खेती की जाती है, सरसों की खेती, सरसों की क्या है आपका स्त्रीलिंग है। सारस क्या है, सारस आपका क्या है, पुल्लिंग है। सारस क्या आपका पुल्लिंग है, सारस पुल्लिंग है, ठीक है। तो आप ऐसे इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन से आपने शब्दों को जोड़ना है, किससे क्या बन रहा है, ठीक है। अब सारस उड़ती है थोड़ी हो सकता है, सारस उड़ती है नहीं हो सकता, सारस उड़ता है, तो उड़ता है तो ता है तो आ लग गया, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। आपने ऐसे पहचानना है, ठीक है। अब जहाँ पे आ लगता है वहाँ पे स्त्रीलिंग भी होता है कहीं कहीं भी, पर ये आप सेंस से पहचान सकते हो इनको। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा, आप इजीली से पहचान पाओगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि बाजार किस प्रकार की संज्ञा, आप बताना बाजार किस प्रकार की संज्ञा। बाजार समूहवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी और जातिवाचक। तो आपने बताना है कि बाजार किस प्रकार की संज्ञा, क्या यह भाववाचक है, इसमें कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, कोई भाव उत्पन्न हो रहा है बाजार में, या भाव उत्पन्न हो रहा है, या समूह लग रहा है आपको, या व्यक्तिवाचक लग रहा है, या जातिवाचक, या किसी का नाम है ये, ठीक है। नाम तो है पर स्पेसिफिक है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, ऐसा है कुछ, तो आप कर सकते हैं। जातिवाचक या किसी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे हो गया आपका डॉक्टर हो गया, डॉक्टर एक जाति होती है, क्योंकि इसमें डॉक्टर में जो आपके कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो आप बताइए कि कौन सा है ये जो आपका बाजार। तो बाजार जो है ये बहुत सी दुकानों का समूह होता है, जिसमें हर एक चीज़ की आपकी शॉपें होगी, तो वो समूहवाचक संज्ञा होगी आपकी, ठीक है। तो बाजार कौन सी संज्ञा आपकी, बाजार जो आपकी समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि समूह से बाजार बनता है ना, बहुत सारी दुकानें होगी किसी बाजार में, हर एक चीज़ की दुकानें होगी, तो समूह बना के बैठा होता है ये, तो बाजार जो आपकी समूहवाचक संज्ञा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि संविधान का संधि विच्छेद करना अपना, संविधान का संधि विच्छेद, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि संधि कौन सी है ये। तो ये जो संधि है आपकी, ये आपकी व्यंजन संधि, कौन सी, व्यंजन संधि है आपकी। तो ये पंचाम अक्षर है, जैसे ये संविधान लिखा है संविधान, तो ये पंचाम अक्षर है। जब पंचाम अक्षर जो एक इसमें बदल जाता है म में और हलांत में, तो क्या हो जाएगा, सम जमा क्या हो जाएगा, विधान। तो कहाँ पे है सम जमा विधान, वो आपका क्या होगा, संविधान का जो वो संधि विच्छेद होगा। तो ये जो सम जमा विधान, ये संविधान का संधि विच्छेद है, ठीक है। क्योंकि पंचाम अक्षर जो है वो म में बदल जाता है इस रूल के अकॉर्डिंग। ये रूल है यहाँ पे, रूल जो बताएंगे जब संधि पढ़ाएंगे आपको तब बता देंगे आपको पूरा रूल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके शुद्ध शब्द चुने, है तो सारे औद्योगिक लिखे हुए, अपना राइट वन कौन सा आंसर, ये तो है नहीं, एलिमिनेट हो गया, सभी गलत है, ऐसा भी नहीं है एक ठीक है इनमें, ये कुछ ये ध भी नहीं है ढंग से लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया, ये राइट आपका औद्योगिक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सरासर शब्द में समास कौन सा होगा। समास आपका मोस्ट आईएमपी टॉपिक होता है, आपने कवर करना है इसको भी।
तो द्विगु समास कौन सा होता है? संख्यावाचक, जिसमें संख्या होगी वो होगा आपका संख्यावाचक, ठीक है। कर्मधारय समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास जिसमें प्रथम पद जो है वो क्या होता है? विशेषण होता है, ठीक है। और जो उसका दूसरा वाक्य होगा या दूसरा पद होगा वो क्या होगा? वो विशेष्य होगा या क्या होगा? प्रधान होगा, वो कर्मधारय है। अब ये भी समास में क्या होता है? इसमें यथा, प्रति, निर, भर, आ, अनु आदि प्रत्यय लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो प्रत्यय लगा नहीं है कुछ भी। तो सरासर, सरासर को वैसे कैसे लिखा जाता है? सरासर। ये दो शब्दों से मिलकर बना, अलग अलग है। जैसे जैसे अपना द्वंद्व समास होता है जिसमें रात दिन है, रात दिन एक दूसरे का अपोजिट बना रहा है ना, ये द्वंद्व समास। लेकिन सरासर जो अब ये थोड़ा एक दूसरे के मतलब हिंट में जाता है, ऐसे समझिए कि जहाँ पे सरासर आ गया, ठीक है, धर्मा धर्म आ गया, ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं होंगे। एक ही शब्द होगा लेकिन वो रिपीट होगा, वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा? जैसे सरासर, ठीक है, सरासर, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म एक ही शब्द होगा लेकिन वो एक दूसरे के थोड़े से अपोजिट होंगे। जैसे रात दिन है, ये तो पूरा अपोजिट है, तो ये कौन सा समास होगा? ये जो आपका ये द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व समास। तो चलते हैं कि पूछा गया हमसे कि सरासर कौन सा समास है, तो सरासर जो आपका अव्ययी भाव समास है। तो ये सरासर और धर्मा धर्म जो आपके ये दोनों क्या है? अव्ययी भाव समास। कौन से? अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जिसका जन्म पहले से हुआ उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त करें। अनुज क्या होता है? छोटा। द्विज क्या होता है? जिसका जन्म द्वारा हुआ हो, जिसका जन्म जो है वो 2 बार हुआ हो, ठीक है, 2 बार या दोबारा। अब ऐसे कौन सा चीज़ है जिसका जन्म 2 बार हुआ, बता सकते हो आप? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका जन्म 2 बार होता है? तो वही इसका मतलब है द्विज का, होती है और ऐसा होता है, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका जन्म दोबारा से हुआ है? 2 बार होता है, ऐसे समझिए 2 बार होता है द्विज। द्विज मतलब 2 बार होता है। कौन सी चीज़ है? पहली बात तो ये जो मनुष्य के क्या, मनुष्य के दांत होते हैं, ठीक है, ये 2 बार पैदा होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये मनुष्य के दांत, इनका जन्म 2 बार होता है। दूसरी चीज़, एक जो जानवर भी उनका जन्म 2 बार होता है। कौन से? जो भी जानवर अंडों से निकलते हैं, ठीक है, जो भी जानवर अंडों से निकलते हैं उनका भी जन्म 2 बार होता है। एक बार जब वो अंडा देते हैं तब उनका जन्म होता है, दूसरी बार वो अंडे के अंदर ही परिपक्व होते हैं, उसके बाद अंडा फट के बाहर निकलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम द्विज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? द्विज। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब पूछा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करें। तो जो इसका जन्म पहले हुआ उसका जन्म अग्रज, ठीक है, और जो बाद में हुआ उसका अनुज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। क्या अर्थ है इसका? किसी की भी ना सुनना, अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, या जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो। तो इसका जो अर्थ है वो जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो, मतलब वो कभी मतलब बॉलीवुड की फिल्में देख रहा है तो वो बॉलीवुड जैसा होता है, और साउथ इंडियन देख रहा है साउथ इंडियन, तो हॉलीवुड देखेगा तो हॉलीवुड जैसा हो जाएगा। मतलब जो ऐसे मतलब उसका जो नेचर है वो उसकी फीलिंगें बदलते रहती है, मतलब एक जगह वो स्थिर नहीं रहता, उसका कोई सिद्धांत ही नहीं होता, भटकता रहता है जैसे भटकती आत्मा। तो उसको क्या बोलते हैं हम? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो, उसका कोई लक्ष्य ना, उसको पता नहीं है कि जाना क्या कहाँ है और करना क्या हमने, उसको बोलते हैं हम क्या? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलते हैं कि निंदा शब्द का आपने क्या बताना है? विलोम। निंदा शब्द का विलोम क्या होता है? तो स्तुति होगा, ठीक है, या स्तवन हो जाए, स्तुति हो जाए, ये भी स्तुति है पर ये थोड़ा संतुति, स्तुति, संवेदना, कौन सा होगा इसमें? आप इसका आंसर सही कीजिए, आप टिक कीजिए, बताइए कि निंदा शब्द क्या होता है, निंदा क्या होता है, निंदा का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। आप हमें ये आंसर बताइए इसका। तो जो ये आपका निंदा शब्द है इसका जो होगा स्तुति हो जाएगा, ठीक है, स्तुति। संतुति भी नहीं होगा, संवेदना भी नहीं होगा, स्तवन भी नहीं होगा, स्तुति होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो मार्तंड, मार्तंड ये क्या है? ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। समिता, समिता भी आपका सूर्य का पर्यायवाची है। और आदित्य, आदित्य भी आपका सूर्य का पर्यायवाची है। लेकिन तड़ित जो है ये जो आपका ये सूर्य का पर्यायवाची
नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि सूर्य का पर्यायवाची तड़ित नहीं है। बाकी मार्तंड, समिता, आदित्य ये तीनों जो है वो सूर्य के पर्यायवाची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एकल शब्द का एक तद्भव होगा। एकल शब्द का अपने तद्भव बताना है, ठीक है। तो क्या होगा एकल शब्द का तद्भव शब्द? अकेला होगा, अक्कल होगा, अकेल होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका एकल शब्द है, एकल शब्द का तद्भव जो है वो आपका अकेला होगा, ठीक है। तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से बदल के जो वह हिंदी में आते हैं, ठीक है। संस्कृत से बदल के हिंदी में आते हैं। और तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और एज इट इज़ जो है वो हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। और देशी विदेशी आपको पता ही है, देशी और विदेशी। बाकी अरबी फारसी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि मक्खन का तत्सम रूप क्या होगा? माक्षण होगा, मरक्षण होगा, माखण होगा या मशक्ष होगा? तो आपके मक्खन का जो तत्सम शब्द वह होते हैं, पहले भी आपको बताया कि जो शब्द जो संस्कृत शब्द मतलब एज इट इज़ हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ऐसे पूछता है कि तत्सम क्या होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जरूर नहीं यही पूछेगा आपसे कि मतलब तत्सम शब्द कौन सा, ऐसे पूछेगा तत्सम शब्द क्या होते हैं। जो संस्कृत शब्द संस्कृत से एज इट इज़ हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहा जाता है। तो इसमें जो आपका तत्सम शब्द है वो क्या होगा? मृक्षण होगा, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आप हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं, सबके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इसकी PDF आपको हम ग्रुप में सेंड कर देते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाया करेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।